Assalamu alaikum and welcome to my podcast She Talks Zindagi, where we discuss about extraordinary stories of ordinary people. Yes, of course, it's about extraordinary stories. पर आज की जो कहानी है उसमें मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या सच में हमारी ज़िंदगी प्राइसलेस होती है? हमारे आसपास के हादसात की वजह से मैं अक्सर इस सोच में पड़ जाती हूँ कि क्या हमारी ज़िंदगी एक मोबाइल फ़ोन या एक ज़मीन के टुकड़े से भी सस्ती हो गई है? हमारी आज की स्टोरी भी किसी ऑर्डिनरी इंसान की है जिसने अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा दिया, जो अपने घर से तो ये सोच के निकला था कि एक नॉर्मल दिन है अपने दोस्तों के साथ गुजारूंगा, पर कहाँ वो दिन उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन के रह गया, जिसकी यादें आज तक उसके जहन में गूंजती हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलती हूँ अब्दुर्रहमान की कहानी की तरफ और सुनिए उसी की ज़बानी। गनशॉट हमारे मुआशरे का एक ऐसा अमल है, एक ऐसी कार्रवाई है जो कि आजकल बहुत आम है। मुख्तलिफ़ हालात, मुख्तलिफ़ वाक़ियात, मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें देखने को मिलता है कि कभी किसी ने किसी को गोली मार दी दुश्मनी के चलते, किसी चोरी डकैती की वारदात के चलते, अपने सेल्फ डिफेंस के चलते। बहुत आम हो गया है। बट मुद्दा ये है कि जब कोई इस हादसे का शिकार होता है तो उससे पहले और उसके बाद की ज़िंदगी उसके लिए सेम नहीं रहती है। इससे जुड़े बहुत सारे मामलात होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो इससे मुतासिर होते हैं। सिर्फ़ वो आदमी नहीं जिसने गन शॉट खाया हो या जिसको गन शॉट लगा हो, उसके रिश्तेदार, उसके साथ रहने वाले लोग। गन शॉट के नतीजे बहुत सारी तरह के हो सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन, सबसे मेन जो इम्पैक्ट है वो ये है कि बंदा मर जाता है। बंदा मरने की भी कुछ सिचुएशन होती है, ऑन द स्पॉट मर गया, हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से मर गया। फिर एक सिचुएशन हमारी ये आती है कि उस गन शॉट के चलते किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई। ऐसा ही एक हादसा मेरे साथ हुआ। काफ़ी साल पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर गया था। इस स्टोरी के अंदर मेरी अपनी कहानी है। मेरे वालिद जो इस पूरे सिनेरियो के दौरान पैरालाइज थे, घर पे थे, उनकी अलग कहानी है। मेरी वालिदा जिनको सबसे पहले पता लगा कि उनके बेटे को गोली लग गई है, उनको पहले तो नहीं समझ में आया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो एकदम घर से भागी। उनकी एक बिल्कुल अलग कहानी है। उन्होंने हॉस्पिटल में मुझे देखा, कैसे देखा, किस कंडीशन में था, क्या कंडीशन थी मेरी। मेरा भाई जो एनी टाइम मेरे साथ खड़ा था, सबसे पहले पहुंचा था, उसकी अलग कहानी है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने मुझे अपने सामने गोली खाते हुए देखा, उनकी बिल्कुल अलग कहानी है। उसके अलावा मेरी बहन जो घर में थी, मेरी बहन जो आउट ऑफ सिटी थी, जो मुझे नहीं देख सकती थी, नहीं मिल सकती थी, उसकी बिल्कुल अलग कहानी है। तो हादसा कुछ इस तरह हुआ कि मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला था। हम एक जगह से गुजर रहे थे तो वहाँ कुछ मोबाइल स्नैचर्स आए। मोबाइल स्नैचर ने आते ही साथ चैम्बर खींचा और हमें मोबाइल देने का कहा। मैंने दो में से एक को अपनी गिरफ्त में लिया और उसको काबू कर लिया। जब मैंने मुज़ाहिमत की तो दूसरा उसका साथी था जो बाइक पे मौजूद था, उसने बाइक स्टार्ट की और थोड़ा सा आगे चला गया। जब उसे इस बात का रियलाइज़ हो गया कि उसका साथी पकड़ा जा चुका है, तो उसने पहला गन शॉट मारा, वो मिस हुआ। दूसरा गन शॉट मारा, वो मेरी टांग पे लगा, बेसिकली रान पे लगा। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि किसी ने बहुत करीब से, बहुत ज़ोर से मुझे कोई पत्थर मारा है। मैं लड़खड़ाया, मेरा ज़हन उस गोली की तरफ गया और इस दौरान जिस बंदे को मैंने काबू किया हुआ था, उसके दोनों हाथ पकड़े हुए थे, वो मेरी गिरफ्त से थोड़े बाहर निकल गए।
ये देखकर जो बंदा मेरी गिरफ्त में था उसने गन शॉट फायर किए। पहला गन शॉट मिस हुआ, दूसरा मेरे दोस्तों की तरफ गया लेकिन महफूज रहे दोस्त। तीसरा गन शॉट मेरी पिंडली के आर पार हुआ और चौथा मेरी कलाई से हल्का सा बिल्कुल रगड़ खाता हुआ निकल गया। ये सारा सिनेरियो विद इन सेकेंड्स हुआ। मेरे दोस्तों को संभलने का टाइम नहीं मिला, मुझे संभलने का टाइम नहीं मिला। जो लास्ट सिचुएशन मुझे याद है मेरी, वो ये थी कि मैं रोड पे उल्टा लेटा हुआ था और मैंने उस आदमी की गन पकड़ी हुई थी जिसका रुख मेरे सर की तरफ था। 3 गोलियां लगने के बाद भी वो इंसान उस गन को अपने हाथ में पकड़े अपने दोस्तों के लिए लड़ रहा था। मैं हैरान हूँ और मैं सच में सल्यूट करना चाहूँगी अब्दुर्रहमान की बहादुरी को, और साथ साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि अब्दुर्रहमान की आगे की कहानी हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक हो। अब उस वक्त मेरे जहन में 2 कशमकश चल रही थी। पहली ये कि मुझे इसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसका रुख मेरे सर की तरफ है। अगर इसने दोबारा ट्रिगर दबाया, जो कि वो पहले कर चुका था, तो मैं नहीं रहूँगा। दूसरा ये था कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया और इसने मेरे दोस्तों को नुकसान पहुंचा दिया तो मैं पूरी ज़िंदगी अपने आप को ब्लेम करता रहूँगा। जब इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती है तो अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मदद ज़रूर करता है। जो मुझे एक आवाज़ आई कि छोड़ दो, वो शायद मेरे किसी दोस्त की आवाज़ थी, लेकिन शायद ट्रॉमा के चलते उस आवाज़ को मैंने पहचाना नहीं और मैंने अल्लाह का नाम लेके उसे छोड़ दिया। वो बंदा चला गया, मुझे मेरे दोस्त हॉस्पिटल लेके गए। यहाँ शुरू होती है उस सफ़रिंग की कहानी या उस कर्ब की, अज़ियत की कहानी जो मैंने मेरे फैमिली मेम्बर्स ने तकरीबन 2 से 3 दिन तक बर्दाश्त की। दोस्त मुझे फ़ौरन अब्बासी लेके गए। सबसे करीब, सबसे बेहतर ऑप्शन जो था उनके लिए वही था। अब्बासी के अंदर जब हम पहुँचे तो कोई संभालने वाला, कोई देखने वाला नहीं था। खून मेरा बहुत तेज़ी से निकल रहा था। बेसिकली खून मेरा बहुत तेज़ी से बह रहा था। जैसे पानी बहता रहता है वैसे मेरा खून बह रहा था और रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस तरह की इमरजेंसी मुझे नहीं लगता कि शायद उस हॉस्पिटल में पहले कभी नहीं आई होगी। अगर मुझे नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, उनको सोच चाहिए थी, उनको क्या चाहिए था कि वो एक मरते हुए बंदे को बचाने की कोशिश नहीं कर पा रहे थे। मेरे एक दोस्त ने कुछ ताल्लुकात का इस्तेमाल किया, उसके बाद कुछ गालम गलोचें हुई और फिर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। इस दौरान मेरी वालदा, मेरा भाई, मेरे चाचू, भाई के कुछ दोस्त वहाँ पहुँचे। जिस स्पीड से ब्लड बह रहा था, सबसे पहले तो डोनर का इंतज़ाम किया गया। पहले मैं शायद उम्मीद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहा था कि मेरे जहन में सिर्फ ये चीज़ चल रही थी कि यार मुझे गोली लग गई, शायद मैं नहीं बचूँगा। लेकिन जब मैंने अपनी वालदा को देखा, अपने भाई को देखा, तो मुझे नहीं पता कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर कोई एक नई रूह फूंकती गई, एक नई जान आ गई है मेरे अंदर। और उस वक्त मुझे सिर्फ सर्वाइव करना था। एक्सरे वगैरह किए गए, बेसिक ट्रीटमेंट जो हो सकता था, और अब्बासी ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा केस नहीं है, हम नहीं कर सकते, आप इनको सिविल लेके जाएं। सिविल गया। सिविल के अंदर उन्होंने चेक किया, ब्लड लॉस होता रहा मेरा। ब्लड लॉस होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल बॉडी का कम होना शुरू हो गया। बिना ऑक्सीजन मास्क के लिए मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। बिना ऑक्सीजन मास्क के लिए मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। मैंने वहाँ जाते ही साथ डॉक्टर को सबसे पहले ये बताया कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। बजाय मेरी बात सुनने के या मुझे सुनने के, उन्होंने जो उनको समझ आया उन्होंने वो करना शुरू किया। मैंने 1-2 मिनट बर्दाश्त किया।
2 मिनट की बर्दाश्त के बाद जब मेरी बस हो गई, तो फिर मैंने बहुत जितनी मेरी जिस्म के अंदर जान थी, वो सब लगा के चीख कर मैंने कहा कि मुझे साँस नहीं आ रहा। उन्होंने ऑक्सीजन लगाया। ऑक्सीजन लगाने के बाद उन्होंने मेरी टाँग पे कुछ चेक करते रहे। कुछ चीज़ें महसूस हो रही थी, कुछ चीज़ें महसूस नहीं हो रही थी। डायग्नोस उन्होंने ये किया कि टाँग की 3 से 4 नसें नहीं मिल रही उन्हें, या उसके अंदर कुछ मूवमेंट नहीं हो रही। जो लास्ट ऑप्शन उन्होंने दिए वो 2 दिए, या तो अब्बासी या तो लियाकत नेशनल या फिर आगा खान। अब आगा खान का नाम सुनते ही एक बड़ा महँगा हॉस्पिटल ज़हन में आता है, और मुझे मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी तरीके से पता थी। मुझे मेरी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी तरीके से पता थी। तो एक वक़्त को मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? आप लोग आगा खान लेके जा रहे हो मुझे। वहाँ तो मिनट के हिसाब से पैसे मल्टीप्लाई होते हैं हज़ारों में। तो वालिदा ने कहा कि अभी तुम चुप रहो। मैं फिर चुप हो गया। मशवरा ये किया गया कि भई लियाकत नेशनल या फिर आगा खान। अब कंक्लूज़न ये था कि अगर मेन मसला वेन का ही होता, तो इन द एंड मुझे जाना ही आगा खान था, क्योंकि उस वक़्त वेन्स का स्पेशलिस्ट सर्जन और डॉक्टर सिर्फ़ आगा खान में अवेलेबल था पूरी कराची में। फैमिली ने डिसाइड ये किया कि अगर खुदा न ख़ास्ता बाद में ही जाना है आगा खान, तो बेहतर ये है पहले ही हम चले जाएँ। मुझे आगा खान लेके गए। आगा खान जाते ही साथ हॉस्पिटल्स का जो हमारे ज़हन में एक सिनेरियो था, वो बिल्कुल चेंज हो गया। गार्ड ने सिर्फ़ ये देखा कि पुलिस परमिशन हमारे पास है ट्रीटमेंट के लिए। गार्ड खुद खींचता हुआ अंदर लेके गया। ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। इस पूरे दौरान मैंने पूरी कोशिश की कि अपने होश-ओ-हवास में रहूँ, सबसे नॉर्मल बात करूँ। इवन कि जब मैं चेकिंग टेबल के ऊपर आगा खान में मौजूद था, 3 या 4 इंटर्न मेरे सामने खड़ी हुई, उनको चेक कर रहा था। मैंने बाकायदा उन्हें 2-3 मरतबा बताया कि सर 2 गन शॉट लगे हैं। एक गन शॉट मेरी टाँग से आर-पार हो गया है, दूसरा ऊपर की तरफ कान की तरफ लगा है, जिसने मेरे ख़्याल में कोई वेन को डैमेज किया है, और वो मेरी दूसरी टाँग में हिप के नीचे है। वो डॉक्टर कुछ सुनने पे राज़ी नहीं था, कुछ मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बस सेकंड बुलेट का आउटर होल ढूँढता रहा, एक्स-रे में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने जब 2 से 3 मरतबा उन्हें ये बात समझाने की कोशिश की, तो एक इंटर्न ने कहा कि सर एटलीस्ट एक दफ़ा चेक कर लें। जब उन्होंने चेक किया तो वाक़ई में बुलेट थी। उसके बाद मुझे नहीं याद कि क्या हुआ। फिर मुझे याद जो एक और झलकी मेरे ज़हन में थी, क्योंकि नक़ाहत बहुत ज़्यादा हो गई थी खून की कमी की वजह से, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी। सोना चाह रहा था लेकिन सो सकता नहीं था। उसके बाद जो मुझे याद आया वो ये था कि मुझे एनेस्थीसिया देने लगे। एनेस्थीसिया जो मुझे देने लगे, क्योंकि मेरे फ़ादर की एग्ज़ाम्पल मेरे सामने थी। मैंने उनसे पूछा कि मेरी टाँग तो नकारा नहीं हो जाएगी? तो उन्होंने बोला बेटा अभी चुपचाप बेहोश हो जाओ, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी टाँग बचाना है। मैंने उनसे पूछा कि मेरी टाँग तो नकारा नहीं हो जाएगी? तो उन्होंने बोला बेटा अभी चुपचाप बेहोश हो जाओ, क्योंकि अभी सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी टाँग बचाना है। तुम्हारा ऑपरेशन जो है वो रात के 4 बजे या 5 बजे हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। 3 घंटे तुम लेट हो गए। अगर खुदा ना ख़ास्ता टाँग काली पड़ गई, वो काटनी पड़ जाएगी, और जो तुम्हारा ब्लड लेवल है, वो इस काबिल नहीं है कि तुम उस पे सर्वाइव कर पाओ, तो अभी सिर्फ बेहोश हो जाओ। बात की कहानी बाद में देखी जाएगी। उन्होंने एनेस्थीसिया दिया, मैं बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद ऑपरेशन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। एक्यूट केयर यूनिट के अंदर मुझे शिफ्ट किया गया। मुझे नहीं पता था कि बेसिकली ऑपरेशन हुआ क्या है मेरे साथ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। जब डॉक्टर पहली दफ़ा चेक करने के लिए आए, मैंने उनसे तफ़सील माँगी, तो उन्होंने मुझे पूरी तफ़सील बताई कि जो दिल की जो मेन वेन टाँग में जाती है, गोली लगने की वजह से मेरी उस वेन के 2 टुकड़े हो गए थे। यही वजह थी जिसकी वजह से मेरा ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। उस वेन को उन्होंने आर्टिफ़िशियल जॉइंट के थ्रू कनेक्ट किया, और उसके बाद सी दिया।
3 दिन 2 दिन तकरीबन मैं आईसीयू में रहा। हल्का-फुल्का उन्होंने चलाने की कोशिश की। कुछ मैंने हिम्मत की, अपनी टाँगों पे खुद वज़न डाला और खुद चलने की कोशिश की मैंने। उम्मीद से ज़्यादा तेज़ रिकवरी की अल्हम्दुलिल्लाह, और आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नॉर्मल लोगों से बहुत बेहतर ज़िंदगी, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई डिसेबिलिटी नहीं हुई, लेकिन वो 3 दिन जो हमारे गुज़रे, मैं मुझे नहीं समझ में आता कि वो किस तरीके से गुज़रे। मुझे नहीं पता कि मेरी वालिदा की क्या कंडीशन थी जब वो इस बारे में कभी बात करती हैं या किसी को बता रही होती हैं, तो उनका वे ऑफ पॉइंट बिल्कुल चेंज होता है कि उन्होंने क्या चीज़ें बर्दाश्त की। भाई आज तक उस बारे में कभी कुछ बोला नहीं। बस एक चीज़ जो भाई को याद है उस सारे वाक़ये की, वो ये थी कि जब मेरा ऑपरेशन चल रहा था तो भाई और वालिदा दोनों साथ जोड़ के बैठे हुए थे कि पैसों का अरेंजमेंट किस तरीके से करेंगे। मेरी बहन एक आउट ऑफ सिटी थी, जिसने मुझे बच्चों की तरह पाला। उसकी क्या कैफ़ियत थी नहीं पता, वो कभी इस बारे में कोई बात नहीं करती। एक दूसरी बहन जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो ने वो ज़ेवर जो उसकी हमने शादी के लिए बचा के रखे थे, वो उसने मेरी चच्ची को लाके दिए कि चच्ची ये भेज दे। मेरे भाई से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। और सबसे बढ़ के ये सब तो फिर मुझसे मिलने आ सकते थे, मुझे वीडियो कॉल पे देख सकते थे। सबसे बढ़ के मेरे बाबा, वो पैरालाइज़्ड थे। वो पैरालाइज़ होने के साथ-साथ पता नहीं उनके दिमाग में क्या था, क्या नहीं था, क्या चल रहा था, किसी को नहीं पता, क्योंकि उन्होंने कभी इस हादसे के बारे में बात नहीं की। बस उन्होंने एक चीज़ मुझे हॉस्पिटल से वापस आके बोली कि बेटा जो हाल मेरा है वो तेरा नहीं होना चाहिए। और शायद ये रीज़न था कि तकरीबन 20 से 22 दिन के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टाँगों पे नॉर्मल चाल में मौजूद था। तो बात सिर्फ़ ये है कि कभी-कभी वो छोटा-सा टाइम फ्रेम जो शायद कुछ घंटे, कुछ दिनों का होता है, इस हादसे की वजह से वो आपकी पूरी ज़िंदगी, आपका सोचने का ज़ाविया, आपके रिश्ते, सब कुछ बदल के रख सकता है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे और किसी को ये चीज़ ना दिखाए। अब्दुर्रहमान की कहानी से हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हमें हार नहीं माननी चाहिए, कैसे मुश्किल वक्त में सिर्फ आपकी फैमिली ही या आपके सच्चे दोस्त आपके साथ खड़े रहते हैं, कैसे आपका खुद का दम और हौसला आपको गिरने नहीं देता। कहते हैं कि होने को टाला नहीं जा सकता, पर मैं सोचती हूँ कि अगर अब्दुर्रहमान अपना फ़ोन उन मोबाइल स्नैचर्स को दे देता तो क्या उसे इन सब से गुज़रना पड़ता। मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी अब्दुर्रहमान को कि उन्होंने हमारे इस चैनल को अपनी ज़िंदगी की ट्रू स्टोरी दी। तो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और अपनी ओपिनियंस हमें कमेंट्स में बताइएगा। सो दिस इज़ आसमा गफूर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीक एक न्यू इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।